आज अपन पढ़ेंगे लेसन 1 का ही सांख्यिकी की अवस्थाएं। और सांख्यिकी की अवस्था के अंतर्गत 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आंकड़ों का संकलन, दूसरी है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, तृतीय है आपकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत आंकड़ों का विश्लेषण, पंचम अवस्था में आंकड़ों का निर्वचन। आप देखो, सबसे पहले हम आंकड़ा एकत्रित करने जाते हैं। आपने देखा होगा क्या कि हम जब जनगणना की आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और सारे आंकड़े एक साथ एकत्रित करके लाते हैं। कौन कौन से, जैसे उस आंकड़े में एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। उस परफॉर्मा में व्यक्तियों, परिवार के मुखिया का नाम होता है, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या है, कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो सब लोग एक साथ इकट्ठे करके लाते हैं। फिर उन आंकड़ों को द्वितीय अवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है कि सब आंकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है कि जनगणना में मतलब जनसंख्या संबंधित एक साथ हैं, रोजगार से संबंधित एक साथ हैं। इस तरह से फिर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है कि सभी लोग लाए हैं, दिखाया जाता है और उसके बाद विश्लेषण किया जाता है कि कौन से सही हैं, क्या नहीं है, या कुछ उसमें और कौन से आंकड़े भरने हैं। और पंचम अवस्था के अंतर्गत फिर निष्कर्ष निकलता है, पत्र पत्रिकाओं में इनको छापा जाता है। फिर इसके बाद ये सब अवस्थाएं अपनी होती हैं। लेकिन आप ये देखो, अपने सांख्यिकी में मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी के अंतर्गत समस्त संख्याएं होती है। इसमें परिमाणात्मक गुणों का ध्यान रखा जाता है, गुणात्मक गुणों का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, और मैंने आपको एक ये भी बात बताई कि समस्त आंकड़े कभी भी सांख्यिकी नहीं हो सकते, लेकिन सांख्यिकी में जो होता है वो समस्त आंकड़े ही होते हैं, आंकड़े ही होते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं। सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं? पहला है आपका केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि गोरा, काला, ईमानदार, बेईमान, ऐसे गुणों का ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि कभी याद भी नहीं रहते हैं। और इसमें केवल संख्याओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि हमारे विद्यालय में इतने 1500 तो छात्र हैं, 500 छात्राएं हैं, तो इन सब का क्या होता है, अपने अध्ययन होता है सांख्यिकी के अंतर्गत। ऐसे ही दूसरा है आपका केवल समूह का अध्ययन। मतलब सांख्यिकी में केवल जो होता है समूह का अध्ययन होता है। एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं हो सकती। यदि मैंने ये कहा कि राम की जो आय है, राम का जेब खर्च है वो कितने रुपए, 5000 रुपये प्रति माह है, तो ये सांख्यिकी नहीं होगी। यदि मैंने ये कहा कि राम का जेब खर्च 5000 रुपये, मोहन का 6000 रुपये तथा श्याम का जो है 4500 है, और औसत कैसे निकाल देंगे अपन? इन सब के जेब खर्चों को जोड़ेंगे, 5000, 6000, 4500, और इसमें कितने का भाग लगाएंगे? क्योंकि 3 व्यक्तियों की है तो 3 का भाग लगा देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा? 5167 रुपये। तो ये क्या कहलाएगी? औसत रूप में सांख्यिकी केवल कहलाएगी। अब ये सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि आप देखो, डॉक्टर जो होता है उसने डॉक्टर की पढ़ाई की हुई होगी तभी वो डॉक्टर बन सकता है, तभी वो दवाई लिख सकता है। ये थोड़ी है स्टेथोस्कोप गले में डालने से ही क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बन सकता। इसी प्रकार सांख्यिकी का प्रयोग भी केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। और यदि मतलब एक तरह से ये है कि अयोग्य डॉक्टर ने यदि कोई दवाई लिख दी तो बहुत भयानक रूप ले सकती है। इसी प्रकार से एक अयोग्य व्यक्ति जो होता है, यदि वो सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी कैसे होंगे? गलत होंगे। इसलिए इसका प्रयोग सांख्यिकी